दोस्तों, आज हम बुक ऑफ इनोक की सेकंड पॉडकास्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के इस सेशन में हम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के चौथे आसमान तक के सफर को और वहां उनको दी गई नॉलेज को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हमारे साथ होंगे मिस्टर काशिफ सेठी, जो मुझको और आपको इन तमाम राजों के बारे में बड़ी तफसील से आगाह करेंगे। तो दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। वंस अगेन आपका वेलकम है आज फिर से इस पॉडकास्ट के अंदर। और लास्ट जो हमने एक डिस्कशन करी, एक पूरी पॉडकास्ट करी बुक ऑफ एनोक पे, उसको बड़ा हमारे देखने वालों ने और सुनने वालों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। उस पे बहुत सारे कमेंट्स किए, उसमें अपनी सजेशंस दी और उसको बहुत पजीराई भी मिली। तो उसी पॉडकास्ट को फर्दर आगे हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज का सेशन हम दोबारा आपसे रिक्वेस्ट की हमने कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दें। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, उसमें काशी भाई हमारे पास जो हमने लास्ट डिस्कशन करी थी अपनी पूरी, उसमें हमने बुक ऑफ इनोक को डिस्कस किया कि ओवरऑल उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर कही गई हैं, कौन कौन से उलूम हजरत इदरीस के थ्रू इस दुनिया में आए, अल्लाह ने भिजवाए। प्लस हमने उसके अंदर नेफिलिम्स और जाइंट्स एंड फॉलन एंजल्स या वॉचर्स का हमने रोल डिस्कस किया। अच्छा, उसके अंदर हमने बहुत डिटेल में हजरत इदरीस को डिस्कस नहीं किया था। तो आज की इस नशिस्त में हम कोशिश करेंगे कि हजरत इदरीस को हम डिस्कस करें और स्पेशली उनकी जो एक जर्नी थी सारे सातों आसमानों की और जो उनको जन्नत की सैर कराई गई, उस पे थोड़ी सी आप जरा हमें इस टॉपिक के ऊपर या इस चैप्टर को थोड़ा सा इन डेप्थ हमें जरा इनलाइटन करें कि ये है क्या। बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली मैंने अपनी लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि इसमें बुक के अंदर जो है ना बहुत डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं। और क्योंकि ज़रा थ्रिलिंग है वॉचर्स की कहानी, तो वो हर बंदा उसी को डिस्कस करता है और पूछना चाहता है। जबकि बुक में बड़े वसी और अरीज जो है वो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। और उसमें हजरत इदरीस के जो है या प्रॉफिट अनूप के विजन्स, ट्रेवल्स, फिर उसके बाद उनके सर्वेंट्स भी हैं जिन्होंने अपनी औलाद को किए, और नसीहतें भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। और इतनी डिटेल में है कि वो आप पढ़ते हुए खो जाते हैं कि ये इतना अल्लाह ताला ने इल्म अता किया था हज़रत इदरीस को। और फिर वही बात आती है, मैं दोबारा वहीं से बात स्टार्ट करूंगा कि कलम जो है वो उनको दिया गया था और वो कलम का भरपूर इस्तेमाल उन्होंने किया। उन्होंने अपने सारे जर्नी को, उन्होंने अपने सारी विजडम को, उन्होंने अपने सारी ऑब्जर्वेशंस को, और उन ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर जो उन्होंने लर्निंग ली, वो लर्निंग और फिर उसकी एग्जीक्यूशन, ये सारा कुछ उन्होंने लिखा। और वो लिख के अपने बेटे को, मधुसाले को, ये वो देकर गए। और बकायदा इसमें बार बार जिक्र है कि मैंने तुम्हें बता दिया है, मैंने जिक्र कर दिया है। और वो साथ साथ जो है वो ये इस बात को अश्योर भी कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज रिटन डाउन। तो हम बात स्टार्ट करते हैं कि वही फरिश्ता था जो इनके साथ था, ओरियल। ओरियल इनको लेके कायनात की मैं बात करूंगा ना, जमीन की कायनात की सैर कराता था, इंक्लूडेड ऑल थिंग्स जो हमने डिस्कस की थी। तो थोड़ा सा स्टार्ट देते हैं कि इनको लेकर वो इन द सेंटर ऑफ द अर्थ गया था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो एक मूवी आई थी, जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। इससे इंस्पायर होके बनाई गई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर जिन्होंने वो मूवी देखी है तो वो कुछ कुछ इसको रिलेट भी कर सकते हैं कि जमीन के नीचे एक होलो प्लेस है और उसमें वो सैर कर रहे हैं और फिर रहे हैं, जमीन अंदर से खाली है। तो ओरियल जो है वो इनको लेके सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ गया। और जब सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ गया, ये नीचे
बहुत अंदर कोर ऑफ द अर्थ में जब पहुंचे तो इनको वहां पे 3 पहाड़ नजर आए, जिससे देख के बहुत बड़े सरप्राइज हो गए कि ये इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे, और जिनके साथ बड़ी गहरी गहरी वैलीज भी हैं, वादियां हैं उसके अंदर। एक पहाड़ का तस्वीर अगर आप करते हैं, पहाड़ इटसेल्फ एक बड़ा जाइंट स्ट्रक्चर होता है, और 3 पहाड़ अगर हों तो उनके सेंटर में बकायदा वैलीज हैं, और बड़ी डीप नैरो किस्म की हैं, जहाँ पे कोई दरख्त नहीं थे, जहाँ पे कोई सब्जा नहीं था, जहाँ पे हार्ड रॉक्स थी, और वहां पे अजीबो गरीब सिचुएशन थी। और ये देख के उसको बड़े सरप्राइज हुए, और उन्होंने पूछा ओरियल से कि ये क्या है, ये एक बंजर सी जगह है, अंधेरी जगह है, और यहाँ पे पत्थर ही पत्थर हैं। तो ओरियल ने इनको कहा कि ये वो जगह है जहाँ पे अल्लाह ताला ने, लॉर्ड की बात हो रही है वहां पे, कि लॉर्ड ने यहाँ पे जो लोग गुनाहों में पड़े हुए थे, या जो लोग कर्स्ड हैं, या जो लोग को मलून करार दे दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से, वो सब लोग यहाँ पे बंद किए जाएंगे। ये उनकी जगह है। तो यानी कि आप ये कहें कि उन्हें दोजख दिखाई गई उस वक्त। आप बिल्कुल ये इसको को रिलेट कर सकते हैं कि एक इट वाज हेल लाइक प्लेस। तो ये वो जगह थी। अच्छा, इसमें एक जगह पे ये भी जिक्र किया कि ये वो जगह है जहाँ पे एंजल्स ने नाफरमानी की, क्योंकि बुक ऑफ एनोक जो है वो फॉलन एंजल्स के इर्द गिर्द फिर रही है, तो ये उनकी जगह पे है। अच्छा, इस जगह को जब वो सफर कर रहे थे, ट्रेवल करते करते इन्हीं पहाड़ों के बीच में वो एक वादी में पहुंचे, तो वहां पे सब्जा भी था, दरख्त भी थे, और फिर वहां पे बड़ा और तरह का क्वाइट ऑपोजिट सीन था जो प्रीवियसली डिस्कस किया है। तो फिर ये हैरान हुए कि ये यहाँ पे सब्जा भी है, यहाँ पे दरख्त भी उगे हुए हैं, ये कौन सी जगह है। तो फिर ओरियल ने कहा जी कि जो गुनाहगार लोग थे, और जब वो गुनाह की माफी मांग लेते हैं, रिपेंटेंस की बात हो रही है, रिपेंट किया उन्होंने, तो वो लोग यहाँ पे एडजस्ट किए जाएंगे, ये उनकी जगह है। यानी कि और जन्नत की खैर भी। हाँ, सॉर्ट ऑफ, और वहां पे पानी भी था। अच्छा, नीचे पानी था, और एक वर्ड वहां पे यूज किया गया, एंडलेस वाटर, ये बहुत बड़ा जखीरा पानी का। अभी आप देखें लेटेस्ट रिसर्च पे ये भी कहा गया है कि जमीन की कोर के अंदर समुंदर है, अगर आपने इस बात को सुना हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमने पिछली उस पे भी डिस्कस किया कि हजरत नूह हाँ अलैहिस्सलाम की जो सैलाब का सारा था, वो पानी सीधा जमीन के अंदर ही जज्ब हुआ। हाँ, अब वो जो है उसके अंदर पानी था, उस पानी को भी देख रहे हैं, और एंडलेस वाटर का बार बार जिक्र किया गया कि बहुत बड़ा जखीरा था। तो फिर भी बात आती है, डॉट कनेक्टिंग करते हैं कि आज की साइंस कहती है कि जमीन के कोर में समुंदर है, तो उसका जिक्र भी इसके अंदर है। और फिर उसके बाद कुछ जगह उन्होंने वहां से देखी, और फिर वहां से एक वर्ड यूज किया कि वो जो फरिश्ता था ओरियल, वो इनको लेके एंड ऑफ द अर्थ की तरफ गया। अब एंड ऑफ द अर्थ की तरफ जब वो जा रहा है लेकर इनको, और ये सब चीजों को बड़े गौर से देख रहे हैं, और इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी जगह थी, क्योंकि वो बातें भी कर रहे हैं, चीजें भी देखते जा रहे हैं, और वहाँ के सारे मनाजिर भी जो है वो ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, और साथ साथ इनका चैरियट भी जा रहा है, और चैरियट का जिक्र भी बड़ी दफा किया गया है। तो इन्होंने जब वहां पे ये सारी ऑब्जर्वेशन की, और उसके बाद वो एंड ऑफ द अर्थ की तरफ चले गए, एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द हेवन। तो ये उस हेवनली प्लेस पे पहुंचे जहां पे बहुत ज्यादा एलिगेंट और ग्लोरियस एम्बियंस था। अब ये उस चीज को देखकर भी हैरान हुए कि ये यहाँ पे क्या वाकयात हैं, ये क्या सिलसिला है, कि ये तो उससे भी बड़ी बेहतर जगह है। और उस पे उसको डिस्क्रिप्शन भी उनको ये दी गई कि ये हेवनली प्लेस आ गया। अब हेवनली प्लेस की तरफ जब वो बढ़ते हैं और देखते हैं, तो देखते हैं कि दरख्तों में से खुशबू आ रही है। सुना होगा आपने कि जन्नत की खुशबू जो है वो मोबाइल से आती है। अब इन दरख्तों की खुशबू आनी शुरू हुई, और बड़ी दूर से आनी शुरू हुई है, और ये उसको देख रहे हैं बड़े गौर से, और ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अपनी किताब में भी उन्होंने लिखा है कि उसमें से कुछ जो दरख्त थे, उनका जो फल बादाम की तरह था। कुछ जो थे दरख्त, उनमें से सिनेमन की खुशबू आ रही थी। कुछ दरख्त जो थे उनमें से जैसे ब्लैक पेपर, या उसके अलावा जैसे मिंट की खुशबू आती है, उनको उस तरह की खुशबू आ रही थी। तो ये फिर हैरान होकर उन्होंने पूछा
कि ये खुशबू कैसे आ रही है। तो ओरियल ने फिर इनको कहा कि ये दरख्तों की छाल में से इनकी खुशबू आ रही है, ये इनके फ्रूट की खुशबू है। और कुछ दरख्त उन्होंने दिखाए कि ये दरख्त की छाल खुशबू वाली है। अब जैसे जो संदल होता है अंदर उसकी बिल्कुल। छाल खुशबू होती है। और वहां पे बल्कि एक और चीज का जिक्र भी किया कि कुछ दरख्तों की छाल को अगर जलाया जाए, ठीक है, तो उसमें से और ज्यादा खुशबू जो है वो महक महक के आ रही है। अब लुबान, इससे ऊद, ऊद, बिल्कुल। तो इस तरह के साइंस बेशुमार थे और ये उसको देख रहे हैं और उसको देख के खुश भी हो रहे हैं। अच्छा, इसमें इस ट्रेवल के दौरान जब वो और आगे बढ़े तो उनको एक दरख्त नजर आया ना, जो कि हाइट में देवदार के दरख्त के साइज का था। और उसमें जो वर्ड यूज किया गया है वो कारूब या कहरान, कहरोन का वर्ड यूज किया गया है कि जो देवदार के दरख्त से मिलता जुलता दरख्त होता है। तो ये उस दरख्त को देख के बड़े हैरान हुए और उसके करीब गए, उस दरख्त से उस दरख्त के पास पहुंचे हैं और फिर ये लिख रहे हैं कि उसका जो फैलाव था वो फिर ट्री जो है, फिर ट्री जो एक फैलाव वाला दरख्त होता है, यूजुअली इजिप्ट और अरब के इलाकों में ये पाया जाता है। और इसका साया बेशुमार होता है और ये काफी, वो ये कह लें कि एक फुल ऑफ द फ्रूट होता है। और इन्होंने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा तो उसके ऊपर इनको अंगूरों के खोशों के गुच्छे नजर आए, उस टाइप का फल लगा हुआ था। और दैट ट्री वाज क्वाइट डिफरेंट देन द अदर ट्रीज। और ये उसको देखते जा रहे हैं और ओरियल इस बात पे इनको देख के मुस्कुराया और ओरियल ने फिर इन्हें कहा कि डू यू नो कि ये किस चीज का दरख्त है। तो इन्होंने हैरत से पूछा ये किस चीज का दरख्त है। तो उसने आगे से कहा कि दिस इज ट्री ऑफ विजडम, दिस इज ट्री ऑफ नॉलेज, ओके, ओके, सही। जिसको शजरे ममनुआ भी कहा गया है। और गालिबन ये मेरे ख्याल है वो वाहिद पैगंबर हैं जिनको उस दरख्त की रियल विजिट कराया गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि जन्नत की सैर कराई गई। हम अक्सर सुनते हैं कि उन्होंने दोजख के भी मुकामात देखे, उन्होंने आसमान भी देखे, चौथे आसमान तक भी गए और डिफरेंट बागात देखे, अल्लाह की नेमतें देखी। लेकिन ये वाला जो जिक्र है इस बुक के अंदर, ये कोई डिस्कस नहीं करता, ना किसी ने बताया है कि वो ट्री ऑफ नॉलेज तक पहुंच गए थे। और ओरियल ने फिर उनको ये बताया कि दिस ट्री इज रिलेटेड टू योर फोर फादर, ड्यू टू दिस ट्री एग्जाइल हुआ था इस आदम से, आदम का। आदम एंड ईव का। अच्छा, इधर फिर एक चीज की और भी क्लैरिटी हमें मिलती है, बिकॉज हमने हमेशा से ये दो चीजें या मिथ्स इस पर्टिकुलर ट्री के हवाले से सुनी हुई है कि या तो वो गंदम का दरख्त था या वो हम्म, सेब का दरख्त था। बट अकॉर्डिंग टू दिस बुक वो ग्रेप्स टाइप कोई फ्रूट थे, उनका बेसिकली वो दरख्त था। उनका जिक्र था। एक बड़ा कदावर दरख्त था और जिसकी बड़ी गहरी छांव थी और उसका फैलाव बहुत ज्यादा था। और उसमें से उसके इर्द गिर्द जो थी वो बहुत सब्जा था, ग्रीनरी थी। और फिर उसके इर्द गिर्द पानी का भी जिक्र किया गया कि उसमें पानी की एक नदी बह रही थी। मतलब बड़ा एक ये कह लें कि फैंटेसी किस्म का माहौल का जिक्र उसमें किया गया है। ये दरख्त मतलब वहां पे था। अगर ये कहें कि जन्नत की एक बहुत बेहतरीन तस्वीर कशी की गई है इस चैप्टर के अंदर, प्रॉपर उसको स्केच किया गया थ्रू एग्जैक्टली वर्ड्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और फिर इसमें एक और चीज ये है कि इस सारे के सारे ट्रेवल के अंदर जो चीज हम देखते हैं कि वो पूछ रहे हैं बार बार और ओरियल उनको जवाब देता जा रहा है। उन्होंने क्वेश्चन करते जा रहे हैं, ओरियल जवाब देता जा रहा है। और फिर ये चीज भी बड़ी सरप्राइजिंग होगी उनके लिए, क्योंकि ये सातवीं पुश्त में से कि आपको याद होता है कि मेरे फोरफादर्स ने ये कहानी सुनाई हुई थी और मैं आज उस जगह पहुंच गया हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। जहां से हम सब आज शुरू हुए थे। के ऊपर बिल्कुल, लोग जबरदस्त। गुजर बसर कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद वो उनको एंड फिर जो वहां से सफर शुरू हुआ तो उनको लेकर एंड ऑफ द अर्थ तक गया। अब एंड ऑफ द अर्थ तक गया, अब अर्थ का वर्ड वहां पे यूज जो किया गया है कि वो उस जमीन पे जिसके ऊपर वो उस वक्त मूव कर रहे थे। और वहां से उन्होंने जमीन की तरफ निगाह दौड़ाई तो उनको जमीन पे बहुत बड़े बड़े बीस्ट नजर आए, उनको बड़े खूबसूरत परिंदे नजर आए, उनको बड़े खूबसूरत चहचहाने की आवाजें आई और उनको बहुत ही कलरफुल जानवर भी नजर आए।
और वो उसको देखा और उन्होंने उनको देखने के बाद वो इस बात से भी हैरान हुए कि जमीन पर जाहिर सी बात है कि जब इंसान सफर कर रहा होता है तो एक खित्ते के अंदर होता है महदूद, दूसरे खित्ते का नहीं पता होता। लेकिन जब एक एरियल व्यू आप देखते हैं, उस एरियल व्यू से आपको वो तमाम चीजें नजर आती हैं जो आपको एक सतह के ऊपर खड़े होकर जमीन के ऊपर नजर नहीं आ सकती। तो वहां से उन्होंने पूरी दुनिया की बाकी मखलूकात का नजारा भी किया। जो इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही थी जिसमें हम रह रहे हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वो इस दुनिया में, अब यहाँ पे सीन ये दिखाया गया कि जैसे जन्नत से वो झांक रहे हैं जमीन की तरफ, और उन्होंने फिर पूछा कि ये क्या है, तो फिर उसने ओरियल ने इनको बताया कि अल्लाह ताला के बनाए हुए चुपाए हैं, ये परिंदे हैं, और ये उनकी आवाजें हैं। ये जब जब परिंदे चहचहाते हैं तो वो सारी आवाजें उन्होंने सुनी। तो उनके पर्दे बेसिकली अल्लाह ताला ने आंख से पर्दे हटा दिए हुए थे। वो पर्दों से, उन पर्दों के हटने से आगे निगाह देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे। फिर उसके बाद वो अच्छा, आगे इधर इधर मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने जिस तरह कहा कि वो एक पर्टिकुलर, एक डिफरेंट वर्ल्ड में ट्रेवल कर गए थे जहां उन्हें जन्नत, दोजख और दूसरी चीजें दिखाई गई, और वो वहां से अपनी इस रियल वर्ल्ड को देखते हैं और उन्हें यहाँ पे कुछ क्रिएचर्स दिखते हैं। तो क्या जब वो इस वर्ल्ड में थे तो क्या उन्होंने उन क्रिएचर्स को एक्सपीरियंस नहीं किया था कभी? देखिए, ये जो सिचुएशन थी कि उन्होंने उसका एक्सपीरियंस नहीं किया था, हम इस सारी बुक में एक चीज ये देखते हैं कि उन्होंने खुद से तो दूसरे शहरों का सफर भी नहीं किया था। बिल्कुल। उनको उन तमाम चीजों की नो हाउ दी गई, उनको उन तमाम चीजों की डिटेल बताई गई। अब बाद में वो वहां पे घूम फिर के उन्होंने उसको चेक किया ही नहीं किया, ये एक सेपरेट इशू है कि उसके बाद उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ उन्होंने बेसिकली दोबारा उसको देखा या नहीं देखा। या ये भी तो हम कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे परिंदे या ऐसे क्रिएचर्स हों जो तूफान नूह के बाद शायद इस दुनिया में क्रिएट हुए हों और वो पहले उन्हें दिखा दिए गए। हाँ, उनको पूरी दुनिया तो दिखा दी गई, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि उन्होंने तूफान नूह के बाद क्या होना था पता तो उनको वो भी था। कौन सी जगह बचनी है, कौन सा जानवर लेकर जाना है, किस तरीके से आग को बनाना है, जो आग बनी हुई है कश्ती थी जो, तो वो सारी चीजें उनको फ्यूचर भी पता लग जाएगा। वो पास में जा सकते हैं ट्री ऑफ विजडम के पास, तो तो फ्यूचर डेफिनेटली दिखाना उन्हें उतना फ्यूचर भी जरूरी दिखाया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। है। वो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, वहां पे उन्होंने देखा कि जन्नत के 3 दरवाजे उनके सामने आ गए। जब ये वहां से मूव कर रहे थे तो 3 दरवाजे सामने आए, और उसमें से 2 दरवाजे थे जिनमें से आ, वो कह ले कि ठंड आ रही थी। फिर उसमें जिक्र किया गया है हेल, यानी कि ओले। फिर उसमें सर्दी का जिक्र किया गया है, स्नो का जिक्र किया गया है, ड्यू जो होती है उसका जिक्र किया गया है, बारिश का जिक्र किया गया है। फिर उन्होंने देखा इन तमाम तमाम दरवाजों से ये चीजें भी, ये सारी की सारी जो एहसासात हैं ठंड के, ओस पड़ना जिसे कहते हैं, ड्यू के, ओस के, वो भी आ रहे हैं। और वो बड़ा प्लेजेंट फील कर रहे थे। अच्छा, जब उन्होंने प्लेजेंट फील किया तो उन्होंने फिर ओरियल से पूछा कि ये क्या है। तो ओरियल ने कहा कि जो नेक लोग हैं, ऑन द राइटियस पाथ, जो राइटियस पाथ पे चलते हैं, अल्लाह ताला उनको ब्लेसिंग देता है इससे। अच्छा, ब्लेसिंग से एक चीज ये है कि 2 दरवाजों से ये विंड भी पास कर रही थी, और बर्फ भी पास कर रही थी, और बाकी ठंडी हवा भी आ रही थी। अच्छा, फिर यहाँ से ये ट्रैवल करते हुए इन्होंने देखा जन्नत के 3 दरवाजे हैं, और इन 3 दरवाजों में से विंड भी पास हो रही है, फ्रॉस्ट भी है, ड्यू भी है, और हेल भी है, जैसे गालाबारी होती है जिसे कहते हैं हम, और सर्द हवा भी आ रही है। तो ये इसको देख के भी हैरान हुए, और इन्होंने इस चीज को देखा, और मैं इनको शासन ओरियल बता भी रहा था। अब उसमें हुआ क्या कि इन्होंने पूछा कि ये बड़ा प्लेजेंट है और ये बड़ा खुशगवार किस्म का एहसास है, तो ये कहाँ से आ रहे हैं? तो उस पे ओरियल ने कहा कि ये जो हेवनली जो मौसम कह लें, या ये जो वहां से हवाएं आ रही हैं और वहां से डिफरेंट तगीर तबद्दुल हो रहा है, ये राइटियस पीपल ऑफ द लॉर्ड के लिए है, कि जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं
वो इसको महसूस करते हैं, इससे महसूस होते हैं, इससे लुत्फानंदोज होते हैं। और फिर उन्होंने देखा कि एक जो है दरवाजे से बहुत तेजी से जो वर्ड यूज किया था कि उसका ब्लो बहुत तेज थी। अगर वो हवा थी तो बहुत तेज थी, अगर वो फ्रॉस्ट थी तो बहुत तेज थी, अगर वहां से जो आ रही है हेल जिसे जालाबारी कहते हैं तो बड़ी तेज थी और वो बहुत ज्यादा ये कह लें कि डिस्टर्बिंग थी। तो फिर उसने ओरियल ने कहा कि ये जो है जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते पे नहीं चलते, ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के जो वादा खिलाफी करते हैं अहकामात की, तो उनके लिए फिर ये तेज हवा चलाई जाती है। ये बहुत तेज हवा चलाई जाती है ताकि ये उसमें बिगाड़ पैदा करे, ना कि उनसे उससे कंफर्ट लेवल में। तो ये भी उन्होंने वहां पे इसको भी देखा। तो अच्छा, फिर वो उसमें वो जो जी जी दरवाजे हैं या उनसे जो अच्छे लोगों के लिए एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है क्रिएट कर रही है वो विंड, और जो बुरे लोग हैं इस दुनिया में उनके लिए वो एक अनकंफर्टेबल वेदर क्रिएट कर रही है, तो वो क्या जन्नत और दोजख में करेगी, या वो उन दरवाजों से जो चीज आ रही है वो इस दुनिया में that उन्हें was डिस्टर्ब करेगी? heavenly wind traveled to the earth. It was traveling अच्छा, इट वॉज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स दिस अर्थ। to earth. अब यहाँ पे एक सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला जब जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट जो हमारे ज़हन में है वो है एंड ऑफ टाइम्स, बिल्कुल। डे ऑफ जजमेंट पे कि उसके बाद फैसला होगा और जन्नत और दोज़ख में जाएंगे। अब देखना ये है कि अल्लाह ताला ने ये सारी प्रोडक्ट्स बनाई भी तो हैं। जैसे मैंने पिछली पॉडकास्ट में कहा था कि हमने जिक्र किया, सुना हुआ है कि अल्लाह ताला ने आदम को बनाया, लेकिन डिटेल की तो कहीं पे भी जो है वो नहीं जिक्र हुआ हुआ। इस बिल्कुल। बुक में ये लिखा हुआ है कि एक एक लिम टू लिम अल्लाह ताला किस किस फरिश्ते ने क्या क्या बनाया, और फिर इंसान के जो है जज्बात एहसासात वो तमाम चीजें भी क्रिएट की बिल्कुल आपने बताया था इमोशंस भी। लास्ट में, हमने बिल्कुल डिस्कस किया था अब ये लास्ट में। बारिश बरसात और उसकी सख्ती, उसकी जो मौसम की सख्तियां हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं से आ रही है ना, कहीं से प्रोड्यूस हो रही हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज पैदा की हुई है और उसको पैदा करके वो उसको अपनी मखलूक के ऊपर उतारता है। कभी गुस्से में बड़े जोर से उतारता है, किसान के खेत में बड़े प्यार से उतारता है, हार्वेस्टिंग सीजन है, उसकी अच्छे कर्मों का फल देने के लिए उसकी मिकदार भी उतारता है, और इसकी मिकदार पे भी बात करेंगे अभी। और वो और उसके बाद अगर वो जिसे कहते हैं रैथ ऑफ द गॉड, अल्लाह का गजब, जब गजब होता है तो फिर वो चीज जोर से भी दी जाती है, वो जोर से मारी भी जाती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल हम कई बादशाह दफा हर विटनेस करते चीज हैं, हम अपने नॉर्मल इस अर्थ पे नॉर्मली आप ये चीज विटनेस करते हैं कि किसानों की ज़ालाबारी की वजह से फसल खराब हो गई, बारिशें बहुत ज्यादा होना, एग्जैक्टली। खुश्क साली का होना, तो ये सब मेरे ख्याल है उसी सिलसिले की सारी ही चीजें हैं। और ये तमाम चीजें ऊपर क्रिएट की गई अल्लाह ताला की। इसमें बुक में बाद जगह ये लफ्ज भी यूज हुआ है, जैसे आपका स्टोर रूम होता है या वर्क प्लेस होता है या वर्कशॉप होती है या किसी चीज को कहीं पे जमा करने के लिए एक जगह डेजिग्नेटेड की जाती है। तो वो जहां जहां से चलते जा रहे थे उनको बहुत सी चीजें यूं लग रहा था जैसे ऊपर एक कारखाना है जो बनी हुई इंसान के लिए डिफरेंट चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे चल के हम उसका भी जिक्र करेंगे। तो ये तमाम चीजें क्रिएट की गई ना, और अल्लाह के गजब और अल्लाह की क्या कहते हैं रहमत, दोनों में वही बारिश रहमत होती है, गजब में वही बारिश सैलाब ले आती है और तूफान मचा देती है। अच्छा, अब इसके बाद ये था कि ये तमाम चीजें देख रहे थे, फिर उन्होंने एक जगह जिक्र किया कि मुझे विजन्स आए और मैंने उन विजन्स में अपने आप को देखा। मैंने एक विल पूल को देखा जो मुझे उठा के ले गया। वो कहते हैं ना वो हवा का एक जो होता है विल पूल, वो मुझे उठाकर लेकर गया एंड ऑफ द हेवन तक। और एंड ऑफ द हेवन तक जब ये व्हर्लपूल के लिए जाते थे, चैरियट का जिक्र भी है, व्हर्लपूल का जिक्र भी है कि हवाओं ने इनको उठा के वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कराया, और उसमें भी ओरियल साथ साथ। और उसमें वहां पे जब ट्रेवल करते करते तो उन्होंने देखा वहां पे लॉर्ड ऑफ स्पिरिट, जबकि इसकी डिफाइन नहीं किया हुआ कि लॉर्ड ऑफ स्पिरिट कि वो आया वो ही वाज द लॉर्ड या अल्लाह ताला। वर्ड यूज किया गया लॉर्ड ऑफ स्पिरिट, क्या वहां पे उन्होंने लॉर्ड को देखा और उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई, लेकिन जो जिस मखलूक ने उनको घेरा हुआ था उनकी बड़ी प्यारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है।
तो कहते हैं मैंने थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स देखे जिनकी आंखें चमकदार थी, वेरी ग्लिटरी, वेरी शाइनी, वेरी ब्राइट, और वो थाउजेंड्स की तादाद में थे, और वो थाउजेंड की तादाद में उस सारे अर्श को घेरे हुए थे। और फिर एक और वर्ड उन्होंने कहा वो सोते नहीं थे, वो पलक नहीं झपकते थे, दे वर वेरी एक्टिव। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि मलाइका और फरिश्तों की उन्होंने एक पूरी फौज देखी वहां पर। अब उसको जब वो गौर से देख रहे थे तो वहां पे उन्होंने एक और वर्ड यूज किया कि जब मैंने लॉर्ड ऑफ स्पिरिट की तरफ देखना चाहा और उस तमाम फरिश्तों की तरफ देखना चाहा, और वो इतने ज्यादा एक नफीस किस्म की अपीयरेंस में थे कि मैं उन पे अपनी नजरें नहीं टिका सका। अच्छा, अब और मैं उसके ऊपर नजरें नहीं टिका सका, और उस पर क्या माई फेस वॉज चेंज्ड, चेहरे के तासुरात बदल गए, मैंने कहा आप ताब ना ला सके। जैसे हजरत मूसा ने जब बिल्कुल। तजल्ली रब्बे कायनात यही की यही थी, मैं आपसे कहने वाला था कि जब हजरत मूसा का भी तो इसी तरह का इंसिडेंट है कि वो ताब नहीं ला सके उनकी तजल्ली की। एग्जैक्टली, और उन्होंने वर्ड यूज किया था कि मैं ताब नहीं ला सका, मैं नजरें नहीं टिका सका। तो यहाँ पे भी यही इसी किस्म के वर्ड यूज किए गए हैं। और फिर हुआ ये कि इन्होंने ये देखा, इनको आवाजें आई, इन्होंने देखा कि कुछ फरिश्ते, जिस मखलूक का इन्होंने जिक्र किया जो इतनी नफीस, पाक, ग्लिटरिंग आईज, रोशन चेहरों वाली, वो अल्लाह की हमद बयान कर रही थी। अब ये उसको देख रहे हैं, और वो हजारों की तादाद में। फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि और आवाज सुनी कि उन्होंने देखा कि ये जो मखलूक है, ये जो मखलूक है, एक और जगह देखा कि एक और मखलूक है वहां पे, मतलब थे तो फरिश्ते ही, लेकिन वो जो थे वो कह लें कि हमद बयान कर रहे थे। अल्लाह की हम पहले सलाह में लगे हुए थे। हाँ, वो हमद बयान कर रहे थे। फिर इन्होंने एक और चीज देखी कि वो एक रिपीटेड, मिनट, पहले वाले जो फरिश्ते थे वो अल्लाह की हमद व सना कर रहे थे, ये जो हाँ, दूसरा ग्रुप ऑफ फरिश्ते उन्होंने देखे ये क्या कर रहे थे? ये भी हमदो सना कर रहे थे, ये भी हमदो सना कर रहे थे। हमदो सना कर रहे थे। अब ये इस चीज को भी देखे कि वो भी कर रहे हैं, ये अलग से ग्रुप है, ये भी कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक तीसरा जो है वो ग्रुप देखा कि वो भी जिक्र अज़कार कर रहे हैं, और वो भी किसी के ऊपर जो है वो रिटर्न जिक्र कर रहे हैं, बट नॉट ऑन द लॉर्ड। अच्छा, अब इन्होंने ये भी देखा, और फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि एक और ग्रुप है कि जो थोड़ा हार्श है, लेकिन वो ब्लेसिंग नहीं कर रहा। अब ये बड़े परेशान हुए कि जो आवाजें आ रही हैं डिफरेंट टाइप की, ये हो क्या रहा है। उन्होंने दोबारा ओरियल से पूछा, ओरियल ने कहा कि जो आपने पहले ही आवाजें सुनी हैं, ये आवाजें उन फरिश्तों की हैं जो कि काम करते हैं अंडर माइकल, मिकाइल, मिकाइल, मिकाइल कह सकते हैं, बल माइकल। ठीक। और ये अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करते, ये सब रब के जो है वो ये कह ले कि उसमें हर वक्त बिजी रहते हैं हमद में। अच्छा, उन्होंने फिर दूसरे ग्रुप की तरफ देखा, उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो हमदो सना तो नहीं कहना चाहिए, दरूद या ब्लेसिंग्स के वर्ड बोल रहे हैं, जो अल्लाह ताला के इलेक्ट वंस लोग हैं, चोजन वन है, chosen one। ये उनके उनके ऊपर ब्लेसिंग भेज रहे हैं। तो यानी कि जो हमारे दीन में कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और हमद व सना करते हैं, तो ये वो वाला जी कॉन्सेप्ट डिफाइन हो रहा है। जी। देन ही टर्न अराउंड एंड आस्क्ड कि ये जो तीसरा ग्रुप है, और ये भी हजारों की तादाद में, मतलब उन्होंने काउंटलेस लिखा हुआ है, ये जो है ये भी जो है ब्लेसिंग के वर्ड्स बोल रहे हैं, पर किसको बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, ओरियल ने कहा, जो अल्लाह ताला की जिक्र करते हैं, जो प्रेयर करते हैं, जो अल्लाह के अहकामात को बजा लाते हैं, द राइटियस फॉर्म, ये उनके ये लिए उनके लिए दुआ कर रहे दुआ हैं, कर रहे हैं। सही है, सही। उन पर ब्लेसिंग भेज रहे हैं। अल्लाह की हमद सना के लिए अलग से, जो चोजन मन के लिए अलग से, और जो अल्लाह के जिक्र करने वाले आम लोग हैं अलग उनके से। लिए
अलग से। अब आगे चौथे की बारी, तो उन्होंने कहा ये जो है, उन्होंने कहा आगे से कि ये जो ग्रुप है ये इसका बड़ा डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन है। और ये क्या है? अब उसमें जो फरिश्ते का नाम लिखा हुआ था वो है फैन्यूल। ये सारे फरिश्ते अंडर द फैन्यूल काम करते हैं एंड दे रिस्ट्रिक्ट द सैटर्न। अच्छा। और जितनी भी जमीन पे फॉरबिडन एक्टिविटीज होती हैं ये उसको रोकते हैं। अब वहां पे लफ्ज जो है वो कोई कर्ज का यूज नहीं किया गया या कोई ऐसा हार्श वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन ये बताया गया कि वहां से ये जो बोल रहे हैं ये फॉरबिडन एक्टिविटीज को रोकने के लिए ये वाला ग्रुप काम करता है। ओके ओके। उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने जिक्र किया कि मुझे एक व्हर्लपूल उठा के लेकर गया और मैं और बुलंदियों की तरफ गया, और फिर मैंने वहां से देखा कि जमीन पे लाइट कैसे, जो थंडर एंड लाइट होती है वो कहां से आती है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। उसके बाद स्टोर रूम टाइप की जगह जहां से वो लाइट प्रोड्यूस होती है। फिर उन्होंने स्टॉर्म्स का जिक्र किया है, फिर उन्होंने विंड्स का जिक्र किया है। ये सारी चीजें बंद कहां पे रही हैं। अब उन्होंने लॉर्ड ऑफ स्पिरिट्स भी देख लिए, हम जो सना करते हुए फरिश्ते भी देख लिए, जमीन पे बुराई रोकने वाले फरिश्ते भी देख लिए, अल्लाह के बंदों का जिक्र करने वाले भी देख लिए, उन्होंने लाइट भी देख लिया, थंडर भी देख लिया, उन्होंने सारी जो है वो ये वाला हिस्सा पूरा देख लिया। अब उसके बाद क्या हुआ? अब वो काशिफ, इधर आगे आगे बढ़ने से पहले मैं, दो सवाल हैं, अगर उसको थोड़ा सा हम टच करते जाए। एक तो हम पिछले पॉडकास्ट में भी और अभी भी हमने बहुत तवातुर से जिक्र किया कि जो फरिश्ता हजरत इदरीस को लेके गया उसका नाम ओरियल था। कहीं इस मेथोलॉजी में ओरियल जिब्राइल का ही तो नाम नहीं है दूसरा? क्योंकि अच्छा, जो इसमें हमें गैब्रियल को अलग से एड्रेस किया गया है। अच्छा, उनको अलग से एड्रेस किया गया है। हाँ, ये बड़ी अच्छा आपने सवाल किया, और मुझे एकदम से याद आ गया कि जो तीसरा ग्रोह था जो राइटियस वन को, जो जिक्र करने वाले लोगों को ऊपर ब्लेसिंग भेज रहा था, इस बुक में मेंशन किया है दे वर वर्किंग अंडर गैब्रियल। और फिर ये भी इसमें मेंशन किया कि गैब्रियल, ये भी बात है, गैब्रियल इज द मोस्ट पावरफुल एंजल, और इसकी स्ट्रेंथ और इसकी जो डोमेन है वो तमाम फरिश्तों से सबसे ज्यादा है। तो गैब्रियल को उन्होंने जो यहाँ पे जो काम असाइन किया गया वो भी बताया हुआ है। तो ओरियल का जिक्र और गैब्रियल का जिक्र अलग अलग किया गया है। क्योंकि इस नाम के फरिश्ते का हमें आगे कहीं किसी और मिथोलॉजी में जिक्र नहीं मिला। क्योंकि चाहे हम क्रिश्चियनिटी को देखें, जुडाइज्म को देखें, या इवन इस्लाम को देखें, और भी डिफरेंट मजाहिब जो हैं उसमें कहीं ना कहीं जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम डिफरेंट उसमें मिलता जरूर है, बिकॉज वही वो मैसेंजर थे जो अल्लाह का पैगाम खाली नबियों तक लाते रहे। तो ये पहली दफा है जो ओरियल का नाम हमें किसी मिथोलॉजी में सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिर इसके बाद इन्होंने कुछ पहाड़ वहां पे देखे जो आयरन के बने हुए थे, जो सिल्वर के बने हुए थे, जो गोल्ड के बने हुए थे, जो कॉपर के बने हुए थे, और लेड के बने हुए थे। और फिर इसके मतलब भी उन्होंने पूछा, और जिसके अंदर एक बुक में डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि जो पहाड़ों के जखीरे हैं, ये पहाड़ों के जखीरे एंड ऑफ द टाइम में यूज होंगे। एंड ऑफ द टाइम में जो फॉरबिडन एक्टिविटीज हैं, और जब जमीन के ऊपर तमाम जो है मेटल कास्टिंग खत्म हो जाएगी तो फिर जमीन के जखीरे उगले जाएंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फर्क आ जाता है कि उस वक्त जब जमीन अपना आप और अपने जखीरों को उगलेगी तो वो वो रिजर्व्ड मेटल्स हैं जो कि फॉरबिडन एक्टिविटीज की यूज करने के लिए, को रोकने के लिए इस्तेमाल होगी। अब इस सारे की सारी चीजों को देखते हुए फिर उन्होंने वहां पे एक और चीज देखी कि जिसको फरिश्ते एक बड़ी बड़ी चेन्स बना रहे थे, बड़े बड़े जो होते हैं वो जैसे संगल जिसे कहते हैं हैवी किस्म के बना रहे थे। उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हैं?
अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब ओरियल ने आगे से कहा कि ये हैवी चेन्स बना रहे हैं फॉर अजाजील, और ये इसलिए हैवी बना रहे हैं ताकि इससे जब उनको बांध के उसको इसको फेंका जाए तो ये हेल की गहराइयों में चला जाए इसके वजन से। और उसके साथ उन्होंने देखा, वो दीवारें भी देखी जिनमें से आग की लिपटें और आग पिघल के बाहर आ रही थी। फिर उन्होंने वहां पे बर्निंग इफेक्ट और हीट को भी फील किया। वो उस जगह पे भी गए, जन्नत भी देखी, उन्होंने दोजख भी देखी, और दोजख के लिए जो डिफरेंट किस्म के जो औजार बनाए जा रहे थे वो भी देखे होंगे, जिससे मारा जाएगा, जिससे पनिशमेंट दी जाएगी, जिससे सारा मतलब टॉर्चर किया जाएगा, फिर वो उन्होंने देखे सही। तो ये था एक उनका विजन भी है। इसको उन्होंने नाम, जो बुक के चैप्टर का नाम है विजन्स ऑफ इनोक। तो इधर एक चीज, एक फैक्ट जो स्टैब्लिश हुआ वो ये कि जो आजकल की मॉडर्न साइंस और साइंसदानों ने रिसर्च करके एक फैक्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि गोल्ड और मेटल जो है ये इस जमीन की धातें नहीं है, जिसके अंदर सिल्वर भी डेफिनेटली आता है, और भी इससे इसी फैमिली की जितनी भी धातें हैं वो इस जमीन की नहीं है। ये तो साइंसदानों ने पिछले कुछ अरसे में फैक्ट को स्टैब्लिश करा, और ये बुक इस सही है, फैक्ट को एंडोर्स करती है, यानी कि ये बिल्कुल वाकई में इस जमीन की, जिस जमीन पे आप और मैं बस रहे हैं, इस जमीन की धातें नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें ये बयान किया गया है, इसमें ये बताया गया है कि ये धातें तो सारी की सारी उन्होंने पहाड़ों की शेप में ऊपर देखी। तो ये बेसिकली वहीं से यहाँ इस जमीन में मुंतकिल की गई। जमीन में आई। अब बात फिर वही आ जाती है कि वहां से चीजें, हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि ऊपर आसमान है और ये जमीन है और इसके दरमियान फासला है, और ये किस स्पीड से चल रहे हैं, किस आपस में इनका जो है वो रोशनी के पहुंचने का क्या सिस्टम है, वहां से ट्रेवलिंग का क्या सिस्टम है, रिश्ते कैसे आते हैं, ये धाते कैसे आएंगी। तो जमीन उगल रही है हर चीज, और जमीन के अंदर से चीजें निकल रही है, और उसका रेप्लिका या कह लें उसकी सेम जो है मेटल हमने आसमान पे भी देख ली है इस बुक के थ्रू। बेसिकली ये पोर्टल के कॉन्सेप्ट को और फर्दर इंडोर्स करती है ये बुक, कि किसी ना किसी रास्ते के थ्रू ही वो चीजें बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट का पोर्टल है कि जब वो ये कहते हैं कि विंड मुझे एंड ऑफ द अर्थ ले अर्थ गई। पे ले गई। बिल्कुल। एंड ऑफ द अर्थ, वेयर इज द एंड ऑफ द अर्थ? विंड मुझे हेवन के गेट पे ले गई, विंड मुझे गेट नंबर 2 पे ले गई, 3 पे ले गई, 6 पे ले गई, 5 पे ले गई। तो यहां से आप निकले और वहां से एंट्री के लिए खड़े हुए, और इवन जमीन के ऊपर भी ये बार बार कहा गया है कि ईस्ट से एंड ऑफ द अर्थ, वेस्ट से एंड ऑफ द अर्थ, आई ट्रेवल्ड टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो जमीन तो गोल है। हाँ हाँ, जमीन तो गोल है, ये कॉन्सेप्ट भी अपनी जगह है। बिल्कुल। अच्छा, इधर एक चीज और बड़े मेरे ख्याल है, हम एक सवाल बनता है आपसे पूछना कि हम बीइंग अ मुस्लिम इस चीज पे बड़ा एतकाद रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए तो उनको जन्नत, दोजख और इस तरह की तमाम चीजों को दिखाया गया। इसी तरह मेरे ख्याल है हजरत इदरीस या हजरत इनोक ये दूसरे नबी हैं जिन्हें ये तमाम चीजें दिखाई गई, क्योंकि इसके अलावा तो और किसी नबी की या और किसी किताब में हमें ये एविडेंस नहीं मिलता कि किसी और पैगंबर को या रसूल को इस तरह मिराज कराई गई हो। देखिए इस पे सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि मिराज की बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 7वें आसमान तक चले गए थे, तो हजरत अजीज तो चौथे से ऊपर नहीं गए। तो बट उनका जो कोई जिक्र दूसरा है, नबी कोई दूसरा नबी तो इस लेवल पे भी नहीं गया ना। मतलब हजरत आदम से मुलाकात हुई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, के फर्स्ट के ऊपर, बट वो तो उनके फर्स्ट पहले आसमान पे। पहले आसमान, बट वो तो हजरत आदम की इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद की बात है ना। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल। वसल्लम आखिरी नबी हैं, इस पे हम सबका अकीदा है, उसके बाद ना कोई नबी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद नबी थे जो आज तक हमें पता था कि वो ही से मिराज पे गए। इस बुक के सामने एग्जैक्टली। आने के बाद हमें ये पता चलता है कि हजरत इनोक भी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे आसमान तक गए।
बट ना इंजील हमें देखिए, ये चीज बताती है ना जबूर। हाँ, असल में बात यह है कि नबी पाक का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफर मेराज था ना, वो एंड होता है रब कायनात की तरफ, बिल्कुल। वहां पे कि मुलाकात, ठीक है। अब जो हजरत इदरीस का सफर है ना, वो सारा का सारा घूम रहा है, ठीक है, आसमानों का भी सैर की, लेकिन उन्होंने मटेरियलिस्टिक चीजें देखी। उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ द अर्थ, मैकेनिज्म ऑफ द प्लेनेट, मैकेनिज्म ऑफ द हेवन एंड हेल देखा। उनका ज्यादा जो फोकस था अल्लाह ताला का, वो उनको इन तमाम चीजों की नो हो देना था जो जमीन पे इस्तेमाल हो रही थी। उसमें कुछ पार्ट तो चले, आप कहते हैं हेवनली एंड हेल का भी आ गया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टोटल जो सफर था, उसमें तो मेराज का जिक्र है। मेराज तो एक बहुत हाई लेवल की चीज है। नहीं, वो पॉइंट आपका बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, और वो फैक्ट भी है कि उस जैसी मिराज तो किसी और को नहीं हुई। लेकिन मेरा बिल्कुल, पॉइंट सिर्फ ये है कि इतनी आसमानों की सैर भी किसी और अंबिया इकराम में से किसी और को नहीं कराई गई, नबी पाक के अलावा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये वो ऐसे दूसरे ही है, नबी ऐसे बनते ही हैं है। जिन्हें कराई गई। बिल्कुल, बिल्कुल ये ऐसे ही ये है, फैक्ट बिल्कुल तो ऐसे ही यहाँ है, एस्टेब्लिश हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा काशी भाई, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस किताब में कुछ ऐसे मजीद राज हैं जो शायद अभी तक लोगों ने उस तरह डिस्कस नहीं किए, जिनमें से एक फल्कियात का राज है या फल्कियात का इल्म है, और दूसरा जो ये हमारा शमसी और कमरी कैलेंडर है, इसके बारे में भी काफी डिटेल्स है। तो जरा उसके ऊपर भी थोड़ी सी अब बात करें, आप थोड़ा सा बताएं हमें। अच्छा, इस बुक में बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो चैप्टर है, और इसमें एस्ट्रोनॉमी के मतलब भी है और कैलेंडर के मतलब भी बहुत इंफॉर्मेशन है। ये सारी की सारी चीजें प्रॉफिट एनूक को सिखाई गई थी, और उनको बेकायदा दिखाया गया, मुशाहिदा कराया गया, और उसमें उनको दिखाया गया कि उन्होंने देखा कि हेवनली गेट्स का जिक्र किया हुआ है उन्होंने, कि मुझे वहां पे मैंने देखा कि हेवनली गेट्स हैं, और हेवनली गेट्स के अंदर 6 दरवाजे हैं, जिसमें से एक बड़ी चमकदार चीज, जहां पर उन्होंने जिक्र किया कि एक बिग इल्यूमिनेशन थी, जो इल्यूमिनेट करती, और एक स्मॉलर इल्यूमिनेशन थी। जो बिग इल्यूमिनेशन थी, उसको उन्होंने सन से जो है अच्छा, वो किया, कनेक्ट किया उसको। कनेक्ट किया उसको, और जो जो छोटी थी उसको चांद से कनेक्ट किया हुआ है। और उन्होंने बकायदा ये इस चीज का पूरी डिटेल बताई, और बताई इस तरह कि उन्होंने वो सब ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि जो बड़ा ये चमकदार जो है, उसको कह लें आप सितारा, जो वर्ड उसमें यूज किया गया, उसका सितारा जो है वो बड़ी इल्यूमिनेशन वाला था। वो हेवन के एक गेट से पास करता था और दूसरे गेट की तरफ जाना था, और वो सफियर की शेप में था, और वो गोल घूम रहा था, और अपने ऑर्बिट में घूम रहा था। तो और वो ऑर्बिट में घूमता हुआ जा रहा है, और उसको उन्होंने डिटेल बड़ा बताया कि उन्होंने कहा कि जब वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की तरफ जाता था, तो उससे रोशनी की जो मिकदार थी वो कम भी हो रही थी, ज्यादा भी हो रही थी। और फिर जब वो दूसरे गेट की तरफ जाता था, फिर रोशनी की मिकदार में फर्क पड़ता था, तीसरे की तरफ जाता था, रोशनी की मिकदार में फर्क पड़ता था। वो अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करता था। और उस साइकिल को उन्होंने जब देखा, कि उस साइकिल के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि वो ये देख रहे थे कि दिन के टाइम पे जब ये मूव करता है, तो मूव कर रहा है तो इसकी बकायदा से जो मूवमेंट है, वो तकरीबन तकरीबन कह रहे को 12 दफा उसकी मूवमेंट चेंज हो रही है। सूरज की। और सूरज की, और जो छोटे वाला जो है इल्यूमिनेटर है, जो छोटा इल्यूमिनेशन वाला जो है, और वो जो है उसकी 6 दफा हो रही है। अब उन्होंने ये देख चेक किया कि ये 12 दफा भी हो रही है, और दूसरी तरफ ये 6 दफा हो रही है, और उसकी जो है तादाद वो नहीं चेंज हो रही। उसकी जो है साइजेस में फर्क पड़ रहा है, उसकी तपिश में फर्क पड़ रहा है, उसकी तादाद कम होती है, उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो सेम रहता है। और तकरीबन जो इसमें जो उन्होंने नोट किया, तो वो तकरीबन 80 मिनट का एक वक्फा दिया हुआ उसको। वो 80 मिनट का एक वक्फा अगर आप देखें, और उसको आप
12 दफा दिन के वक्त डिवाइड करें, उसको मल्टीप्लाई करें, और उसको रात के अंधेरे में उसको अगर आप 6 दफा मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 80 मिनट के हिसाब से 24 आवर्स, 24 घंटे का दिन। इसके अंदर उन्होंने बताया कि दिन 24 घंटे का होता है, और फिर कुछ दिन जो हैं वो बड़े होते हैं और कुछ रातें छोटी होती हैं, डिटेल बताइए। और कुछ रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, वो भी डिटेल बताइए। फिर वो 4 महीने पर साइकिल कैसे चेंज करता है, वो भी डिटेल बताइए। और उन 4 महीनों के बाद, क्योंकि जो सूरज जो है वो अपनी ड्यूरेशन बढ़ाता है, चांद की ड्यूरेशन कम होती है। जब चांद अपनी ड्यूरेशन बढ़ाता है, सूरज की ड्यूरेशन कम होती है, और वो मूव करता है टुवर्ड द 13 नाइट्स, अगर चांद की बात करते हैं। अच्छा, अब और उसके पास का साइज छोटा हो जाता है, और फिर 14 दिन लेता है वो दोबारा आपने उसको रिवर्स करता है, और फिर एक दिन जो है उसकी लाइट बिल्कुल गायब हो जाती है। तो तकरीबन 29 दिन उन्होंने चांद के इसके अंदर डिफाइन किए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने 91 डेज का उसका एक साइकिल बताया सूरज का, कि ये 91 डेज में इसकी मूवमेंट कैसे बढ़ती है और किस तरीके से ये उसके बाद अपना फिर साइकिल चेंज करता है, और साल में 4 दफा करता है, ये 4 दफा रिपीट करता है। तो वो 364 डेज बनते हैं, लेकिन इसमें तकरीबन 364.5 डेज का जिक्र किया गया है कि थोड़ा सा फर्क आता है। और फिर 3 सालों पे डिवाइड किया गया, फिर 5 सालों पे उसको, और फिर 8 सालों के ऊपर। और जब आप इस तरीके से इस सारी मूवमेंट की इंतहाई डिटेल दी हुई है, और जब आप इसकी एवरेज निकालते हैं तो वो 64 पॉइंट या 64.5 नहीं, वो बल्कि 365 डेज का दिन, वो एक साल बन जाता है। तो उन्होंने दिन, रात, और इसके बाद सन की जो मूवमेंट कंप्लीट होकर साइकिल दोबारा चेंज होता है, वो 30 डेज लेता है। चांद का उन्होंने क्या बताया कि 29 डेज लेता है। सारी हकीकत तो खोल दी, तो यानी कि इनको सारे मुशाहिदे करा दिए। यानी कि दिन की नंबर ऑफ आवर्स, रात कब होगी, दिन कब होगा, महीने में कितने दिन होंगे और साल में कितने दिन होंगे, अगर ये सब उस जमाने में ही स्टैब्लिश हो गया था, तो ये एग्जैक्टली इंसानी जो हमारी हिस्ट्री है उसमें तो ये काफी आगे जाके हमें कैलेंडर देखना को मिलता है। और फिर उन्होंने देखा कि 12 खिड़कियां हैं, जिसे सिंबलाइज किया गया है कि जब ये लूनर सिस्टम भी चलता है और उसके बाद सूरज की मूवमेंट भी चलती है, तो उन्होंने कहा मुझे 12 खिड़कियों से 12 डिफरेंट उसके वो एक्सपेक्ट्स नजर आए जो 30 डेज के थे। हर एक जो साइकिल था वो 30 डेज का था, और वो 12 दफा रिपीट होता है, 12 महीने साल का। जबरदस्त। चीज तो सारी उन्होंने 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 बता दी, इनको बता दी गई। अगेन फिर वही बात होगी कि ओरियल ने इनको सारी ऑब्जर्व करवाया कि दिन कैसे चढ़ता है, रात कैसे होती है, और उसके बाद 30 डेज के बाद चेंजेस कैसे आती हैं। रात को जब चांद की रोशनी आती है तो चांद 14 दिन का भी होता है, और चांद 13 डेज के बाद वो जो है दोबारा गायब भी होता है। और एक बड़ी मजे की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें उनको ये भी बताया गया कि उस पे जो लाइट थी, जो बड़े सूरज की लाइट है, वो चांद पे पड़ रही थी। अब आप मुझे बताएं कि हमें कब पता चला कि चांद जो है वो रिफ्लेक्शन देता है, उसकी अपनी लाइट नहीं है। ये तो 9th सेंचुरी के अंदर कहीं जाके हमें बगदाद में इसकी चीजें मिलती हैं। जो उन्होंने वर्ड यूज किया, कि उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि मैंने देखा कि पार्ट ऑफ द लाइट ऑफ द सन ट्रांसफर्ड टू द मून। जबरदस्त, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मेरा यही सवाल है कि जब इतनी एजुकेशन और इतनी एडवांस एजुकेशन या नॉलेज उस वक्त हजरत इदरीस के पास थी, तो जाहिर सी बात है जब वो नीचे आए होंगे वापस अपनी तमाम सफर से, और उन्होंने फिर अपनी जो उनकी नस्ल थी उसके अंदर, आपने अभी शुरू में भी बताया कि उन्होंने अपने बेटे को पूरा एक ये बुक, डेफिनेटली इस फॉर्म में नहीं बट किसी ना किसी फॉर्म में तो ये नॉलेज आगे पास ऑन की। तो ये आपको ये, मैं जो अभी आपने से जो सवाल किया है ना, इसका मैं आपको एंड में जवाब दूंगा। एक ये कंक्लूजन कहाँ पे जा रहे हैं, जबरदस्त। ओरियल बार बार बता रहा है, ओरियल बार जगह कह रहा है इसको नोट कर लें
ओरियल कह रहा है इसको ऑब्जर्व कर ले। क्यों? आगे इन्होंने कैसे उसको पास ऑन किया, फिर मैं वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। चलो फिर आगे हम हुआ ये कि इस सारे केस के अंदर ये जो हमने बात की है अगले पिछले 2 से 3 मिनट के अंदर, दैट वाज द ग्रेट डिस्कवरी, दैट बिल्कुल वाज द बिल्कुल ग्रेट ऑब्जर्वेशन इसमें कोई शक शोड नहीं, बाय नो नो ओरियल। डाउट। ये रब्बे कायनात का निजाम है, इसको नोट कर लें। और इसके अंदर आप ये भी देख लें कि दिन, महीने, हफ्ते, एक दिन में 24 घंटे, और उन 24 घंटों के अंदर लाइट का कम और ज्यादा होना, रात के वक्त, दिन के वक्त, सूरज का घटना बढ़ना, सूरज अपनी पोजीशन चेंज करता है, चांद घटता और बढ़ता है, दिन जो है वो 30 डेज का है, मून जो है वो 29 डेज का है। इंसान को पता नहीं कितनी सदियां लग जाती है, वो बैठे कैलकुलेशन ही निकालता रहता। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे तो ये सारा नॉलेज जो है वो ट्रांसफर किया गया। और फिर उसके बाद ये सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए जो है बड़ी सरप्राइजिंग और बड़ी वो हैरान कुन ये है कि जब उसमें एनूक जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन में जो वर्ड यूज कर रहे हैं, द पार्ट्स ऑफ द लाइट ट्रांसफर टू द मून फ्रॉम द बिग लिमिनर। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने एक ग्लिटरिंग चीज देखी वो बहुत चमक रहा था, नो। सेटिंग ऑफ लाइट उन्होंने कहा कि डेली बेसिस के ऊपर हर मंथ रोशनी चेंज होती है, और रोशनी को ऑब्जर्व करना, वो सारी डिटेल लिखी। और ओरियल जो है वो उनको ये साथ साथ कह रहा है इसमें कि आपने इनकी पोजीशंस नोट कर ली हैं, आपने इनकी पोजीशंस नोट कर ली हैं। जो आपने हेवनली लाइट देखी है एक जो है 4 खिड़कियों से, अभी 4 दरवाजे और उन्होंने देखे, उन 4 दरवाजों से 4 मौसम आ रहे हैं उन हो। 12 खिड़की, 4 दरवाजे 12 खिड़कियां, 4 दरवाजे और 12 खिड़कियों के गिर्द पूरी प्लेनेट अर्थ का मौसम, दिन, रात, और उसका एक 24 आवर का साइकिल, सब कुछ उसमें से डिफाइन किया गया है। जबरदस्त। और ये क्या इनको एक ही सेशन में बताया गया हजरत इदरीस को, या ये मल्टीपल सेशन एक ही सेशन के अंदर, एक ही सेशन के अंदर। और इसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि इसको 3 साल के ऊपर आप मल्टीप्लाई करें मून की जो है मूवमेंट और रोशनी, और फिर आप उसको सन की रोशनी और उसको मूवमेंट, उसकी मूवमेंट को 3 साल के ऊपर करें, 364 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 4, फिर 5 साल, फिर 7 साल, फिर 8 साल, तो जो एवरेज में निकल के 365 डेज का साल बना। बड़ी वो जो डिटेल। फ्रैक्शंस का फर्क था उसकी भी डिटेल दे दी कि इतने सालों के साथ इसको एडजस्ट करोगे तो तुम्हारा ये पूरा निजाम इसका कंप्लीट हो जाएगा, जो हम करंटली इस वक्त साइंस हमें बताती है। बिल्कुल। ठीक हो गया? उसके बाद उन्होंने और देखे जो है 12 दरवाजे ओपन हुए। अब 12 दरवाजे ओपन हुए, उन्होंने फिर उसको देखा कि उसके अंदर से 3 जो थे दरवाजे ईस्ट में थे, 3 दरवाजे वेस्ट में थे, 3 दरवाजे साउथ में थे, 3 दरवाजे नॉर्थ में थे। अब ये भी एक बड़ी जबरदस्त बात है। और उन दरवाजों से जो था वो ये कह लें कि आसमान से जमीन की तरफ, अगेन फिर वही बात है, विंड भी आ रही है, रेन भी आ रही है, उसके साथ ड्यू भी आ रही है, फ्रॉस्ट भी आ रही है, उसके साथ वहां पे पानी भी आ रहा है, फिर उसके बाद वहां पे उसके साथ बारिश भी आ रही है। उन्हीं 12 दरवाजों के अंदर अभी साथ साथ सारा सिस्टम साथ साथ चल रहा है। उन्हीं 12 दरवाजों के इर्द गिर्द ऑर्बिट के अंदर सन एंड मून भी दिखा रहे हैं, और उन 12 दरवाजों के साथ साथ उसके अंदर अब हवा ऐड हो रही है, उसमें उसके अंदर बारिश ऐड हो रही है, उसके अंदर ओस ऐड हो रही है, ओस का वर्ड भी यूज किया गया है। देखें, ये बड़ी एक इंसान के दिमाग को चकरा देने वाली इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये एक चीज तो नहीं आ रही। अभी इस वक्त सूरज निकला हुआ है, उसके साथ हवा की स्पीड क्या होगी, उसके साथ उसकी स्पीड क्या होगी, क्या कहते बारिश की हैं, स्पीड क्या हो सकती है? नमी की मकदार क्या होगी, अगर उसमें बारिश है तो वो कितनी होगी, अगर वहां पे बर्फ पड़ती है तो कितनी बर्फ पड़नी है, अगर वहां पे हेल स्टॉर्मिंग है तो कितनी होनी है। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड और एक ही टाइम पे सारी हो रही है। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला, ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इन तमाम चीजों के ऊपर फरिश्ते मुकर्रर थे, तो ये वो तो कंट्रोल जाहिर सी कर बात रहे है। हैं। ठीक है, ये जो इनको भी कंट्रोल कर रहे हैं।
और किस जगह पे फ्रूट उगना है, उधर कैसा एटमॉस्फेयर देना है। एट ए टाइम जमीन के ऊपर एक जगह पे फ्रूट उगता है, एक जगह पे गंदम उग रही होती है, एक जगह पे सर्दियों के फल उग रहे होते हैं, एक जगह पे गर्मियों के फल उग रहे होते हैं। तो आप जरा इसको इमेजिन करें कि पूरी जमीन के ऊपर मेरे ख्याल में 1000 टाइप ऑफ टेम्परेचर इंक्लूडिंग ऑल दीज एसेसरीज जब जमीन पे पड़ती हैं, तो वहां पे जड़ी बूटियां भी उग रही होती हैं, फल भी उग रहे होते हैं, दाने भी उग रहे होते हैं, गंदम भी उग रही होती है, उसके बाद वहां पे घास उग रही होती है। तो एक एक ड्रॉप, एक एक फ्रैक्शन ऑफ द फ्रॉस्ट बड़ा नाप तोल के डाला जाता है जमीन पे। ये सब कुछ होता है फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द अर्थ। इंसान ने इसकी कल्टीवेशन से उगाना है, खाना है, इस्तेमाल करना। अब इसमें सबसे गौरतलब बात यह है कि ये तमाम जो मामलात हो रहे हैं कुदरत के, रब्बे कायनात ने हर चीज को बड़ा वेट करके उसका मिकदार मुकर्रर करके किया हुआ है, और उसके ऊपर फरिश्ते भी मुकर्रर हैं और वो उसको सारा कंट्रोल कर रहे हैं। अब इन्होंने ये देखा कि चार जो हैं जो दरवाजे हैं वहां पे मौजूद हैं, और चार दरवाजे मौजूद हैं, और उन चारों दरवाजों से ये तमाम चीजें जमीन पे अपनी मुकर्रर मिकदार के मुताबिक जा रही हैं। अब एक दरवाजे की तरफ जब इन्होंने देखा कि उस दरवाजे की सूरत हाल थोड़ी फर्क थी, तो ओरियल ने उनको बताया कि ये जो दरवाजा है, इट इज द डोर ऑफ ड्राउट, कहर, डिस्ट्रक्शन और बर्निंग एंड प्लेग। और इसमें कितनी मजे की बात यह है कि अल्लाह गफूर रहीम है। चार दरवाजों में से 3 ब्लेसिंग के हैं और एक सजा के। जबरदस्त। जमीन के ऊपर एक ही जगह पे, अब फिर दोबारा मैं आपकी तवज्जो इस तरह दिलाना चाहूंगा कि एक ही खत्ते में 4 खेत हैं, और फिर इसमें जिक्र दिया गया कि 3 दरवाजे ब्लेसिंग के लिए हैं। जो लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं, जो लोग जो है वो राइट पाथ के ऊपर हैं, उनको ब्लेसिंग हम इन 3 दरवाजों से देते हैं। और जो एक दरवाजा है उससे हम ये तमाम जो है आफात क्रिएट करते हैं। तो एक ही खित्ते के अंदर किसी की फसल ज्यादा होती है, किसी की फसल कम होती है, बारिश की मिकदार दोनों को सेम पड़ी। रहमत और जहमत में फर्क कहां से आया कि ऊपर से फरिश्ते उनकी मिकदार अब बड़े माइक्रो लेवल पे जाके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर बात आ जाती है कि अल्लाह और बंदे के कनेक्शन। तो ये तमाम तालीमात या ये तमाम एजुकेशन हजरत इदरीस को अल्लाह की तरफ से दी गई, तो ये इतने अरसे तक आगे क्यों नहीं बढ़ सकी? यहाँ पे ये मेरा एक बड़ा बेसिक सा सवाल है जो मैं अभी तक मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि हम अगर इसको देखते हैं, इस किताब को पढ़ते हैं, तो इसमें इतनी मॉडर्न एजुकेशन मौजूद है। तो और अगर हम मैनकाइंड की हिस्ट्री को देखें, तो ये हजरत नूह अलैहि सलाम के तूफान के बाद जब दुनिया बिल्कुल एक नए तरीके से डेवलप की गई, तो वो एक काफी डार्क एज रहा काफी जमाने तक। फिर आगे जाके जो इंसान ने इवॉल्व किया, वो तो 9th सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स फिर ये स्टार्ट हुआ। तो इतने बीच के अंदर ये चीजें कहाँ चली गई थी? ये बड़ी क्रिटिकल बात है कि इसके बीच में वाकई ये चीजें चली गई। अपेरेंटली जो लिटरेचर हमें मिलता है उसमें तो यही नजर आता है कि इंसान तो अपने एक डार्क एज के अंदर चला गया था हजरत नूह के आ, अजाब या तूफान के बाद। कैलेंडर का नॉलेज वहां पे था, कैलेंडर का नॉलेज था। अगर इस बुक के थ्रू कैलेंडर का नॉलेज, उसके बाद लूनर सिस्टम था, उसके बाद आपके जो है 365 डेज, ये तमाम चीजें थी, तो बाकी चीजें भी तो होनी चाहिए थी। हाँ, तो क्या वाकई ये गायब थी? सितारों का इल्म, स्टार गेजिंग, स्टार गेटिंग, तो तब से लेके आज तक चलती आ रही है। हर जमाने में इल्म मौजूद था, इल्म तो था। तो क्वेश्चन इसके ऊपर मेरा ये बनता है, बल्कि क्वेश्चन कहना चाहिए कि इट्स फूड फॉर द थॉट। क्या वाकई तब गायब होके अब मिली, या अब किसी काम की नहीं रही तो तब मिली? अच्छा, यानी कि इस पे जो
रिसर्चेज लोगों ने करनी थी वो कर ली एक पर्टिकुलर किसी सोसाइटी ने, और अब ये पब्लिक कर दी गई है। क्या ये आप कहना चाह रहे हैं? शायद ऐसा ही हो, क्योंकि पार्टली नॉलेज तो बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, और जो नहीं चल रहा वो हाँ, कहां से आया? वो कहां से आया? और जबकि उन्होंने कहा ऑर्बिट, द वर्ड ऑर्बिट, तो ऑर्बिट जो होता है वो एक पूरी साइंस है। हमें कैसे पता चला ये ऑर्बिट है? बेसिकली तो फिर इसी के थ्रू पता चला हमें। तो फिर बीच में से कहाँ गायब हो गया? तो लोग इसको मेरे ख्याल है पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाह रहे होंगे, टू या हो सकता है वैलिडेट उसकी दिस जांच नॉलेज। करना चाह रहे हो। हाँ, टू वैलिडेट दिस नॉलेज। ऐसा ही है। और फिर उनको उस दुनिया में उनको 7 समुंदर दिखाए गए। आज के ज़माने में 7 समुंदर जो है वो देखना शायद ईज़ी होगा। आज से हाँ, क्योंकि 100 साल पहले टेक्नोलॉजी। बहुत मुश्किल था। बिल्कुल, ये तो अब 100 साल गूगल पहले भी नहीं अर्थ आप ने देख आके सकते थे 7 आसान कर समुंदर। दिया। रास्ते में कहीं फ्यूल की कमी जाती होती तो आप कहीं ना कहीं तो जहाज को उतारते ना। हम्म, तो बिल्कुल। ये तो 7 समुंदर उन्होंने बता दिया कि एक बड़ा समुंदर था, एक छोटा समुंदर था। फिर इसमें एक समुंदर का एक एक जिक्र मुझे याद आ रहा है, मुझे अच्छा अब आपने याद कराया कि उन्होंने इसमें एक जगह ये जिक्र किया हुआ है कि मैंने मुशाहिदा किया और मैंने देखा कि एक समुंदर जो है वो डायरेक्ट के साथ टकरा रहा है, और उसमें एक वर्ड उन्होंने यूज किया था, वो था एरिथेरियन सी। ग्रीक में एरिथेरियन को बोलते हैं अरेबियन सी। अरेबियन सी। अच्छा। वो भी देखा। और भी इसके ऊपर जो है उन्होंने बेशुमार चीजों की ऑब्जर्वेशन बताई हुई है। तो ये तो एक कायनात के ट्रेवलर थे जिन्होंने बैठ के अपना सफरनामा लिख दिया, और उसमें उसकी तस्दीक करने वाला साथ मौजूद था। ओरियल। और ओरियल बार बार उनको ये कहता था कि आपने इसका मुशाहिदा कर लिया, इसको जॉट डाउन कर लिया, इसको लिख लिया आपने। वो लिखवा रहा था। और अभी आगे चल के मैं बताऊंगा, अभी आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं उसी की तरफ अब आऊंगा। फिर इसके बाद जो है उनको सितारों के इल्म भी दिखाए गए उनको। एक एक चीज जो आसमान में चमक रही है, और जो मध्यम है, और जो बुझ चुकी है। बुझ चुकी है, जो डेड हो गई है। एग्जैक्ट, वो बताएगी। और फिर एक और स्टार्स एंड द गेट्स, एंड द स्टार गेट्स, फिर उसका भी जिक्र किया, वो भी बताइए। और सितारों का पूरा इल्म देने के बाद उसका उसकी पूरी डिटेल कि सितारा कब पूरे अपने आबोताब के साथ चमकता है, कब उसकी इल्यूमिनेशन कम हो जाती है, सितारे की बात हो रही है, और कब वो बिल्कुल ही मध्यम हो जाता है, और किन किन जमानों में, किन किन मौसमों में। और उसके अंदर एक और डिटेल दी हुई है कि सितारों की इन डिफरेंट हालतों की वजह से जमीन पे, इंसानों पे, परिंदों, दरिंदों और दरख्तों पे क्या असरात होते हैं। इतनी इन डेप्थ नॉलेज है इस किताब ये जी। और फिर उसके बाद जब ये इतनी नॉलेज थी, तो वहां पे एक चीज क्या डेवलप हो गई, लोगों ने सितारों को पूजना शुरू कर दिया। लोग सितारों को एंजल समझते थे। सितारा मुझे रास्ता दिखा रहा है, सितारा कह रहा है कि मैंने कल्टीवेशन ऐसे करनी है, सितारा कह रहा है कि मैंने सफर ऐसे करना है, सितारा कह रहा है कि इस जमाने में खुराक नहीं मिलनी, सितारा बता रहा है कि आगे पानी है, सितारा बता रहा है कि आगे सेहरा है, डोंट ट्रेवल। तो कुछ ने सितारों को एंजल बना लिया कि ये तो हमें गाइडेंस देते हैं, और कुछ ने सितारों को खुदा बना लिया जो कि सितारा परस्त थे। क्योंकि वो उन्हें गाइडेंस मिल रही थी उधर से। तो कहीं ऐसा तो नहीं है काशिफ भाई कि ये अपने दौर के हिसाब से बहुत जल्दी, क्योंकि मेरे ख्याल है ह्यूमन माइंड या इंसान का एक्सपोजर उस जमाने में उतना ना हो एक कॉमन मैन का, कि वो इस इल्म को डाइजेस्ट कर सके। दैट्स द रीजन कि वो लोग इसको इस इन डायरेक्शन में इस नॉलेज को ले गए। देखिए उनके पास बहुत ज्यादा इसका अबूर था, तो वो एक स्टेप आगे निकल गए ना।
नहीं, ये तो इल्म तो नबी को मिला, यानी कि हजरत इनोक को मिला, उन्होंने आके नीचे फिर लोगों को बताया, बट लोगों की उन्होंने जो हाँ, अब यहाँ पे एक बात वो करते हैं इसी स्टार गेजिंग के ऊपर वो बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मतुसाल जो है उनका बेटा जो है मतुसाले जो है, मतलब मतुसाले, आई हैव शोड यू एवरीथिंग एंड स्केचेस ऑफ एवरीथिंग, जो लुमिनर्स एंड द स्टार्स। मकसद कहने का ये है कि वो अपने बेटे को कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें स्केचेस भी दिखा दिए हैं, मैंने तुम्हें इसकी हर चीज की जो है वो मूवमेंट भी दिखा दी है, क्या तुमने इसको नोट कर लिया? साथ साथ कह रहे हैं। अच्छा, पहले ओरियल हजरत इदरीस को कह रहा है कि नोट कर लिया है, फिर जब वो आगे इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी जी आगे इसकी ताकीद कर रहे हैं कि इसको जी नोट करो। जी। अब एंजल्स की उसके उसके बाद एक और डिटेल भी सारी दी हुई है कि मैंने भी जो पहले जिक्र किया था, हर चीज का एक एंजल है, हर दिन का एक एंजल है, चारों मौसमों का एंजल है, और 12 मंथ्स का एंजल है, हर महीने का एंजल है, वो भी उनको दिखाया गया। और उसके नीचे थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ एंजल्स हैं जो उस चीजों को कंट्रोल करते हैं। निजाम ऐसे नहीं चल रहा। एंजल्स ऑफ एवरीथिंग। सर, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये एंजल्स जो हर ड्यूटी पे असाइन है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आज इस्लाम में भी मौजूद है कि बारिश के ऊपर एक फरिश्ता है, मौत रूह कब्ज करने पे एक फरिश्ता है, तो ये तो कॉन्सेप्ट तो है, ये तो हमारे यहाँ भी मिल जाता है, बट और ये भी बता दिया अच्छा, गया। उसमें एंजल्स के इसमें नाम भी लिखे हुए हैं, वो बड़ी लंबी डिटेल है, नाम मैंने इसलिए मतलब इधर नाम लेने का फायदा नहीं है, कितने ज्यादा नाम है एंजल्स के, कौन सा एंजल महीनों का है, कौन सा दिनों का है, कौन सा घंटों का है, कौन सा मौसमों का है, कौन सा साल का है। लीप ईयर भी तो आता है ना, तो सारा सिस्टम चेंज होता है। अच्छा, लेकिन तो इतनी डिटेल इस्लाम में नहीं दी गई है गालिबन। देखिए, इस्लाम में डिटेल जो है, इस्लाम में तमाम टॉपिक दे दिए हैं, रिसर्च आप खुद करते जाए। खुद करते हैं, बिल्कुल आपको ऐसे। हेडिंग्स दे दी हैं, आप उसके नीचे डॉट कनेक्टिंग करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने बड़ी, एक जिसे कहते हैं ना, एक कॉम्पैक्ट और ब्रीफ करके पूरी हिस्ट्री की किताब जो है, द फाइनल वर्जन, कुरान पाक जो है वो हमें अता कर दिया है। वो कुरान पाक में से आपको हजरत इदरीस का नाम मिल गया है, आगे हाँ, सर्च करें। बिल्कुल। ठीक है ना? बिल्कुल आपको ठीक। जुल्करनैन का पता चलता है, आगे रिसर्च करें। यूज रिसर्च। मजूज का पता चलता है, आगे रिसर्च करें। यानी कि इससे बड़ी अथेंटिसिटी क्या होगी कि आपको अल्लाह ताला ने वो तमाम टॉपिक कुरान पाक में दे दिए हैं, ये बता दिया है कि ये अथेंटिक है। कोई ऐसा एक्स वाई जी नाम नहीं दे दिया कि आपने बाद में हिस्ट्री निकाली तो वो निकला ही नहीं कहीं से। ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए शायद अल्लाह कुरान में ये फरमाते भी है कि हमने इस किताब में अकल वालों के लिए निशानियां रखी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अल कुरान में बार बार है ना, अफला ताकिलून, अफला याकिलून, क्या वो गौर नहीं करते? क्या तुम गौर नहीं करते? सही, सही। तो गौर ही तो कर रहे हैं। रब की बनाई हुई कायनात का खोज कर रहे हैं थ्रू द जो प्रॉफिट्स को उन्होंने नॉलेज दिया, और हम आगे से उसको ढूंढ रहे हैं। और इसमें से साथ एक और बड़ी मजे की बात मैं बताता हूँ कि बात से बात याद आ गई कि प्रॉफिट अनूक को जो है, अब यहाँ पे हेवनली टेबलेट्स का भी जिक्र है। देन ही सॉ द हेवनली टेबलेट्स इन द हेवन। उन्होंने पूछा ये क्या है, तो ओरियल ने आगे से कहा कि ये जो टैबलेट्स हैं, मार्क्ड मार्क्ड फॉर द फैक्ट्स एंड डीड्स ऑफ द मैनकाइंड। लोहे महफूज। एग्जैक्टली। जबरदस्त। ये उसका आगे से जवाब था कि एवरी मैन, यानी द मैनकाइंड, shall be on the account of his deeds। आपके कर्मों से आप आगे जाएंगे, और उसमें तमाम फैक्ट्स लिखे हुए थे। और उसके अंदर, अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात है और बहुत ज्यादा दिलचस्प बात है और बड़ी ही, वो एक ये कह लें कि एक एक राज अफशा होने वाली बात है कि जन्नत में इस बुक के अंदर जब वो अपनी तमाम डिटेल लिख रहे हैं, तो फिर उन्होंने हेवनली टैबलेट्स का जिक्र किया हुआ है।
और उन्होंने कुछ टैबलेट्स थी जो उनको जन्नत में मिली, और वो टैबलेट्स के ऊपर और ये कहते हैं कि these tablets were marked every facts and deed of mankind till end of generations. तो कहीं ये लोहे महफूज की तो बात नहीं कर रहे इधर? सही पूछे आप लोहे कि महफूज में दिखाया इंसान की तमाम फैक्ट्स और डीड्स जो उसने किए हैं, उनकी इंसान की बनी नो इंसान की लास्ट जनरेशन तक उसमें लिखी हुई थी। और उसमें ये भी मेंशन किया हुआ था कि एवरी मैन शैल डाई ऑन अकाउंट ऑफ हिज डीड्स, और फिर उसकी डिटेल भी दी गई थी। जबरदस्त। तो यानी कि अब उनको कयामत तक होने वाले तमाम वाकयात, आने वाले लोग, आने वाली कौमें, उन सब का इल्म दिया गया था। सबका इल्म दिया गया था, या इल्म अगर पूरा दिया नहीं गया था तो दिखाया गया था कि ये हेवनली टैबलेट्स या लोहे महफूज भी यहाँ मौजूद है, इस तरह की भी कोई चीज होती है, और वो उनको बकायदा दिखाई गई थी। ओके ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तभी ये किताब को कहते हैं कि ये किताब अपने अंदर बहुत सारे राजों को छुपाई हुई किताब है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है वो वाला पार्ट भी कुछ लिखा होगा। अब इस सारी चीजों के अंदर, इस सारी ऑब्जर्वेशंस के अंदर, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ओरियल बताता जा रहे हैं और वो पूछते लिखते जा जा रहे रहे हैं, और फिर वो अपने बेटे को, उसको मथुसाले को ये कह रहे हैं कि कहते मथुसाले, आई हैव शोड यू द लॉज ऑफ एवरीथिंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एंड आई राइट इट फॉर योर चिल्ड्रन। मैं अब अगर मैं खुद से कहूँ तो ये हजरत इदरीस को कलम दिया गया था, तो वो कलम किसी आम काम के लिए नहीं दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा मोजिजा है कलम होना। उस कलम से अजल से अबद तक की सब साइंस उस पर लिखी गई, और लिख के प्रिजर्व करके उस अपने बेटे को दे गए कि ये अब तुम जो है इसको आगे अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करना। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि दिस बुक इज रिटन बाय योर फादर्स हैंड, तुम्हारे बाप ने अपने हाथ से लिख के तुम्हें दे रहे हैं। तो अभी तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ तक बात कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर सारी डिटेल तूफान नूह की भी लिखी कि क्या होना है और क्या करना है और क्या आफत आएगी। यानी कि इसके अंदर आप ये कहें कि हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके कि उन्होंने हजरत मतलब अपने बेटे को अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए इस तूफान से आगाही दी और उससे बचने का तरीका भी बता दिया कि आर्क को किस तरह बनाना है। तो ये नॉलेज भी, यानी कि कंस्ट्रक्शन की नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्क की एग्जैक्टली, नॉलेज भी उन्हें ऊपर हेवंस में ही दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आयरन कास्टिंग जो है वो आगे फॉलन एंजल लेकर आ गए थे, जो बाकी रहे से इल्म थे वो उन्होंने पहुंचा दिया। जो कायनात जिन अलूम पे खड़ी है वो उनको फरिश्ते के थ्रू रब्बे कायनात ने दे दिया। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करते हुए कहूंगा कि जहाँ पे जो रिबेलियस थे, बागी थे, उनके पास इल्म था, तो खुदा ने अपने पैदा करदा जो बनी नो इंसान है उसको भी फुल्ली इक्विप्ड कर दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तनहा कहीं छोड़ा रब ने। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब इसको हम थोड़ा सा अब अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा हम कंक्लूजन की तरफ लेके चलें। और यहाँ पे क्योंकि हमने माशाल्लाह एक पिछली, नहीं सॉरी, अब हम अपनी इस डिस्कशन को अपनी एक कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं। काशिफ भाई, हमने बड़ा डिटेल में अपनी पिछली पॉडकास्ट में भी नेफिलिम्स के चैप्टर को और जाइंट्स के चैप्टर को और वॉचर्स के चैप्टर को कवर किया। आज की अपनी इस डिस्कशन सेशन के अंदर हमने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनको दिए गए तमाम वो राज और वो उलूम वो डिस्कस किए।
अब एक चीज जो हम हमें रह जाती है, और हमारी पिछली दफा भी डिस्कशन उस पॉइंट तक हम लेके आए थे, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव यूज इस इल्म का, इस नॉलेज का उस वक्त भी हुआ, फिर ये बीच में गायब हो गई, अब ये वापस सामने आई है। और एक सवाल मैंने पिछली पॉडकास्ट में आपसे किया था कि जो आज पिछले 70 से 80 साल के अंदर जो आज की दुनिया ने इतनी तरक्की करी है, उस तरक्की के पीछे आप क्या समझते हैं कि इस किताब के मिलने का, जो इसके स्ट्रोल्स मिले थे, उनका कितना मेजर रोल है? बिल्कुल, इनका बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि हाथ है इन चीज़ों का, बिल्कुल। और ये तो एक किताब हमने डिस्कस की है, ये तो इसके ऊपर 109 किताबें और कितने हज़ार सहीफ़े थे, और इसके अलावा बहुत-बहुत से आर्टिफ़ैक्ट्स हैं जो दुनिया में डिफरेंट जो एशियन सिविलाइज़ेशंस हैं, उनमें मिलते हैं। वहाँ से क्लू मिलते हैं, वहाँ से कोडिंग डिकोडिंग की जाती है, नॉलेज एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये तो एक छोटा-सा पोर्शन है। अभी तो सुमेरियन टैबलेट्स की बात करेंगे, फिर इसके बाद एमरल्ड टैबलेट्स की बात करेंगे। नॉलेज तो आपको पता नहीं कहाँ-कहाँ तो मिल रहा है और कैसे-कैसे आ रहा है। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो एग्जैक्टली पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, उसमें ये तो डिबेट मिलावट ये तो कितनी है या डिबेट नहीं है। डेफिनेटली रहेगी, हर दफा रहेगी। और ये तो सारे के सारे अलूम हैं जो जमीन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट भी करते हैं, और इसके ऊपर प्रैक्टिस भी आज की, एटलीस्ट आज की मॉडर्न दुनिया तो कर रही है। प्रैक्टिस भी है, बिल्कुल है, क्योंकि फाइनल जात तो अल्लाह ताला की कामिल जात है, खुदा की। और एंड में होना तो वही है जो रब्बे कायनात ने चाहा है। बेशक लेकिन बेशक। इंसान जो है वो खुरच खुरच के, चाहे वो अपने माहौल से या अपने इर्द गिर्द की दरियाफ्तों से, वो निकाल के इल्म को निकालता जा रहा है। वो इल्म को इंसान जो है वो डेली बेसिस पे उसको खुरच खुरच के जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा है और उसको दरियाफ्त भी कर रहा है। जबरदस्त जबरदस्त। तो आज की अपनी इस डिस्कशन को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं और यहीं रोकते हैं, क्योंकि एक तो आज जब ये पॉडकास्ट हमारे लोगों तक पहुंचेगी उस वक्त तक माह रमजान का भी आगाज हो चुका होगा। तो अगर आप बिल्कुल कोई बिल्कुल। स्पेशल मैसेज हमारी ऑडियंस और हमारे सुनने वालों के लिए रमजान के हवाले से देना चाहें तो प्लीज काशिफ भाई। स्पेशल मैसेज जो रमजान के लिए तो सिर्फ मैं यही देना चाहूंगा कि कहते हैं रमजान में अल्लाह ताला शैतान को कैद कर देता है। तो मैं ये कहूंगा कि सिर्फ आप लोगों को, हम लोगों को ये दिखाने के लिए रमजान आता है कि हमारे अंदर का शैतान जो है वो कितना जिंदा है, सही तो उसको सही। खत्म करें। जबरदस्त जबरदस्त काशिफ भाई। इसी नोट पे इसके थैंक यू वेरी साथ मच। इजाजत चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। उम्मीद है कि आज की ये डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, बुक ऑफ इनोक अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। इस सिलसिले की तीसरी पॉडकास्ट एपिसोड के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार और जो दिल में सवालात हो वो जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज।